हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम और आप देख रहे हैं स्टेटक एचडी चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यह इस वर्ष की पहली वीडियो है साइंस की, चैप्टर फर्स्ट साइंस। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 मैथ और साइंस की फुल तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हमारे क्लास 10 के ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे क्लास 10 के ग्रुप से ज़रूर जुड़ें और अपनी अच्छी तरीके से स्टडी ज़रूर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये एक चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वायु में जल से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। मतलब वायु में जो जलाने से पहले, जो वायु को जलाते हैं उससे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक होते हैं उनका संपर्क में आना अति आवश्यक है। अब मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे साफ़ करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा यह वायु से क्रिया नहीं करेगा। तो मतलब इनका कहने का मतलब यही है मेन इस क्वेश्चन का आंसर, कि अन्यथा यह वायु से क्रिया नहीं करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन, पहली अभिक्रिया ये है हमारे पास कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। तो इसकी ये हो जाएगी, हाइड्रोजन का H2 होता है और क्लोरीन का Cl2 आपको पता होगा, तो ये बन जाएगा 2HCl। और बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो इससे बनाना है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसमें Cl जो है क्लोरीन वो एल्युमिनियम के साथ चला जाएगा और SO4 जो है वो बेरिलियम के साथ, मतलब बेरियम। तो ये बनाएगा बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन जाएगा और एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद अगला है हमारे पास सोडियम प्लस जल, मतलब सोडियम मतलब Na और जल मतलब H2O। तो इसे बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH और हाइड्रोजन मतलब H2। तो ये हमने बना दिया, देखो 2Na ले लिया और 2H2O ले लिया, 2NaOH बन गया और H2 गैस हो गई हाइड्रोजन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब उनकी अवस्था के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये क्लोराइड अघुलनशील बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 और NaCl निकल जाएगा। ऐसे ही ये अभिक्रिया भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं।
NaOH प्लस HCl क्रिया करेंगे तो Na के साथ में Cl आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NaCl, और इधर H बचेगा और इधर O बचेगा, OH बचेगा, तो एक H इधर से और एक H इधर से, तो H2 हो जाएंगे, और एक O है तो H2O हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, पदार्थ X का नाम व इसका सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है। फिर अगला है क्वेश्चन कि ऊपर फर्स्ट समीकरण जो मतलब पहला क्वेश्चन था उसमें लिखे X के जल के साथ अभिक्रिया, मतलब CaO का जल के साथ मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करवाओ तो क्या प्राप्त होगा। तो हमको कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में मतलब पीछे जो था, एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की दोगुनी है, गैस हाइड्रोजन है मतलब H2 है। ठीक, ये है H2 जो है वो गैस है, हालांकि हाइड्रोजन भी गैस है मगर वो गैस H2 है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। मतलब जब कोई लोहे की कील होती है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मिलाया जाता है CuSO4 के, तो विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट में विस्थापित कर देता है। जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। इसमें मेन यही है कि लोहा जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है, मतलब SO4 से Fe विस्थापित कर देता है। तो ये इधर FeSO4 हो जाता है और Cu अकेला रह जाता है, बस यही कारण होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है, क्रियाकलाप। ये आप लोगों को ध्यान नहीं देता, क्रियाकलाप ये कुछ नहीं है। भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। मतलब जो इसमें जो मतलब क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिया है उससे भिन्न कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के साथ जलीय विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित तथा उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। मतलब उपचयित पदार्थ कौन है और अपचयित पदार्थ मतलब किनका उपचयन हो रहा है, किनका अपचयन हो रहा है। तो पहले में सोडियम होगा उपचयित, मतलब इसका उपचयन हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है इसका अपचयन हो रहा है। उसके बाद दूसरे वाले में हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध कौन सा कथन सत्य है। मतलब 2PbO + C तो क्या बनेगा 2Pb + CO2, मतलब CO2 गैस निकल जाएगी, ये गैस है ये निकल जाएगी। तो इसके ऑप्शन है, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें A या B, A एवं C, A B C या फोर्थ सभी। तो इसमें होगा A व B, ये दो सही होंगे। कि सीसा जो है वो अपचयित हो रहा है, देखो इसमें Pb का जो है अपचयन हो रहा है,
और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब से जो CO2 है ये उपचयन हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि FeO3 Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से Fe जो है विस्थापित हो गया, Al के साथ ऑक्सीजन आ गया और Fe अकेला रह गया, तो मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मतलब कोई भी समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है और वो क्या है। तो वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और अब बात आती है रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार अगर किसी अभिक्रिया को लिखेंगे तो उसमें मतलब दोनों तरफ संतुलन होना चाहिए, संतुलन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इन सबको मतलब ये सब पढ़ के और उसके बाद उनको रासायनिक समीकरण लिखना है, उसके बाद उसको संतुलित करना। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनाएगा तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3, सीधी ये अभिक्रिया है। उसके बाद जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो जल निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद अगला है एल्युमिनियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड जब क्रिया करेगा तो ये अभिक्रिया आपने भी पीछे भी पढ़ा है कि ये दोनों विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे, एक दूसरे को विस्थापन कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लिए। मतलब जो अभिक्रियाएँ दी हैं इनके रासायनिक समीकरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकालना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CaOH का होल ट्वाइस CO2 से जब क्रिया करेगा तो CaCO3 बन जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और H2O निकल जाएगा। इसी प्रकार ये सभी अभिक्रियाएँ ये जो लिखी हुई हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोग सब लोग इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो ये जो अभिक्रियाएँ लिखी हैं इनके संतुलित समीकरण लिखो और प्रकार बताओ कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सबके मतलब संतुलित समीकरण लिखे हैं और ये प्रकार भी बताए हैं। मतलब ए वाली जो अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, बी है अपघटन अभिक्रिया, सी है संयोजन और डी है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी का क्या अर्थ है, उदाहरण सही समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ वे होती हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है, मतलब जो ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ठीक, और ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएँ होती हैं जो उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण, मतलब जो ऊष्मा अवशोषित करती हैं, इसमें जो ऊष्मा का अवशोषण मतलब ऊष्मा निकालती हैं, इसमें ऊष्मा अंदर आती है। देख लीजिए ये निकली है ऊष्मा और ये अंदर आई है, बस यही डिफरेंस होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से लिख लेंगे अपनी कॉपी पे और
अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा देखो निकली है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए। श्वसन की क्रिया, हमारे शरीर में कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा के हम दैनिक कार्य करते, इसी जो मतलब ऊर्जा निकलती है उसी से हम दैनिक कार्य करते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण ये लिखा है श्वसन का। उसके बाद बात आती है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, जबकि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करते समय एकल उत्पाद बनाते हैं। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। और इसकी अभिक्रिया का उदाहरण भी लिख देना वियोजन अभिक्रिया का। CaCO3 को गर्म जब करेंगे तो क्या होगा, CaO अलग हो जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसका समीकरण हो गया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, तीनों का समीकरण है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है, गैस निकलती है और इसमें क्लोरीन गैस निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये अभिक्रिया जो है ये एनोड और कैथोड पर होती है। और ये अभिक्रिया जो है प्रकाशीय, ये सूर्य के प्रकाश में होती है, और ऊष्मीय जो है वो ताप में होती है। ठीक, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वियोजन और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, तो इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण CuSO4 Zn प्लस Zn, तो Zn Cu को विस्थापित कर देगा तो ZnSO4 हो जाएगा और Cu अकेला बचेगा। और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। तो इस मध्य जलीय, देखो इसमें क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन। BaCl2 Na2SO4, इसमें देखो BaCl2 ने Ba को हटा के Na के पास Cl2 आ गया और SO4 जो है वो Na से हट के Ba के पास आ गया, मतलब ये एक दूसरे के पास चले जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इस प्रक्रिया के लिए AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड प्लस Cu कॉपर, तो बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस इंटू 2Hg कॉपर नाइट्राइड, मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर की क्रिया होगी तो हमें कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिलेगा। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सबके उदाहरण जरूर देखना है, मतलब हर अभिक्रिया का एक उदाहरण जरूर तैयार करना है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया और करके अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जो अभिकारक होते हैं वो क्रिया करके जब अवक्षेप कोई बनाते हैं तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। देख लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2, तो BaSO4 जो होता है वो सफ़ेद अवक्षेप होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन और अपचयन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उपचयन और अपचयन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आगे बहुत जगह काम देगा, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे कि उपचयन में क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़े
वो उपचयन होता है, और जिसमें ऑक्सीजन ह्रास होता है मतलब ऑक्सीजन निकले, उसमें अपचयन अभिक्रिया होती है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको दोनों को बहुत ध्यान से देख लेना और उदाहरण जरूर, उदाहरण के बेस पर ही ये समझना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, कोई मतलब तत्व है वो X है जो चमकदार है, भूरे रंग का है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, उसको जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं वह काले रंग का हो जाता है, मतलब वो भूरे से काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। मतलब जो तत्व है X उसका नाम बताना है और जो काले रंग का यौगिक प्राप्त होता है उसका नाम। तो भूरा तत्व X कॉपर है तथा बनने वाला काले रंग का यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu। कैसे? तो 2Cu प्लस O2 तो 2CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु पर आर्द्रता वायुमंडल का जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तु को सुंदर बनाने के लिए भी तथा जंग से बचाने के लिए इसे हम पेंट करते हैं, क्योंकि लोहे जो होता है वो जो वायु की क्रिया करता है तो उस पर जंग लग जाती है और जंग होकर उसका धीरे धीरे संक्षारण होने लगता है और ये कुछ समय पश्चात ये वस्तु पूरी तरीके से संक्षारित हो जाती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को अक्रियकृत होने से बचाती है। उसके बाद फिर बात आती है संक्षारण। तो संक्षारण इम्पॉर्टेंट है, विकृतगंधिता भी काफ़ी। तो संक्षारण क्या होता है? वह धातु जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई धातु है उसको जब वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वह वायु नमी प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है, जैसा कि हमने उसमें ऊपर बताया लोहे में पेंट वाले में से पेंट का लगना, जंग लगना, वही उसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर बात आती है विकृतगंधिता। तो इसमें क्या होता है जब कोई तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय बाद ऑक्सीकरण, मतलब कोई तेल से वसायुक्त पदार्थ होता है उसको जब कुछ समय खुला रख देते हैं तो वो ऑक्सीकरण हो जाता है उसका और उसकी गंध तथा स्वाद परिवर्तन हो जाता है। इसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है। इस क्रिया को विकृतगंधिता कहते हैं। जैसे घर में आप लोग देख लेंगे कोई सब्जी है उसको ज़्यादा समय तक रख दें तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें अलग एक स्मेल आने लगती, यही विकृतगंधिता के कारण होता है। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और अगर आपको इस वीडियो के इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इस चैनल पे आपको डेली के डेली मैथ और साइंस की वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।